आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम कार्बन और कार्बन से जुड़े जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक प्रीवियसली हम डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारे डिफरेंट एटम्स कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी प्रीवियसली हमने कुछ ऐसे एटम्स के बारे में पढ़ा था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, टोटली फिल करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए, नोबल, जिसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी कहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए वो जो है ट्रांसफ़र करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, जो कि हमने प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ा था। जैसे Na सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl पे ट्रांसफ़र करता है और यहाँ पे एक एलिमेंट बन जाता है NaCl, जिसको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमने प्रीवियसली ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। पर जो कार्बन होता है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। उसमें आयनिक कंपाउंड कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। कार्बन में आयनिक कंपाउंड इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो कि टोटल जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 8। तो अगर इसको टोटली स्टेबल बनना है तो उसको 2 8 कन्फिग्रेशन रखनी होगी स्टेबल होने के लिए। तो 2 8 कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए इसको ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ टू एक फर्स्ट शेल में होगा तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इसको नेचुरली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए ना ही कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है। और अगर ना ही लूज कर पाएगा या गेन कर पाएगा तो ये ऑब्वियसली जो है कोई भी आयनिक कंपाउंड तो बना ही नहीं सकता। क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तो जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा था, Na कैटायन बनाना पड़ा था, सोडियम कैटायन बनाना पड़ा था। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा, क्लोरीन एनायन बनाना पड़ा था। और फिर यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा था, और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लिया था तो यहाँ पे फिर फाइनली NaCl एक आयनिक कंपाउंड बन गया था। तो वो तो यहाँ पे कार्बन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। तो ये आयनिक कंपाउंड इसलिए नहीं बना पाता है। तो अब ये क्या कर सकता है? तो कार्बन जो है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। पर कार्बन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है।
वो कैसे कर सकता है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। हर एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लुईस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो अब कार्बन क्या करता है? ईच कार्बन एटम के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ऐसे डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है। तो अब ये क्या करेगा, एक कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये जो है फर्दर एक दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेगा, जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और ये फर्दर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हर एक कार्बन एटम, हर एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा फर्दर। ऐसे करके एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और ऐसे करके टोटल एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना लेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इस तरीके से अब जैसे हम अगर इसको कैलकुलेट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस कार्बन एटम के पास पहले 4 थे, 1 2 3 4। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस कार्बन एटम की ऑक्टेट जो है वो फिल हो गई है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इस कार्बन एटम को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी आ गए हैं। तो ये जो है टोटल मॉलिक्यूल जो है, तो इसमें जो है दोनों कार्बन एटम्स जो हैं उनके ऑक्टेट फिल हो गए हैं, दोनों कार्बन एटम जो है अब स्टेबल हो चुके हैं। तो अब जो है ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, जिसको हम कहते हैं ईथेन। तो इस तरीके से जो है इसको अब हम एक बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, अब हम इसको एक सिंगल ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के पास जैसे कि हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को जो है लुईस स्ट्रक्चर में हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास आ गए। तो अब जो है इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया है। और सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ गए हैं इसके पास। तो इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे अब जो है ऑक्सीजन जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल इसने बना दिया है, जिसको हम O2 कह सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लुईस स्ट्रक्चर में, इसको एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको भी एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करा।
तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन जो है वो एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो इस तरीके से जो है O2 जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करता है O2 के फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो है हम कार्बन की वर्सेटैलिटी पढ़ेंगे कि कार्बन के कौन से यूनिक फीचर्स हैं। तो कार्बन का सबसे पहला यूनिक फीचर एक ये है कि इट इज़ एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फॉर्म मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना पाता है, क्योंकि देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फर्दर अपनी उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर सकता है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स बना के वो मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। और ये मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स जो बनाने की जो ये यूनिक एबिलिटी होती है सिर्फ कार्बन के पास होती है। और इसलिए जो है कार्बन कंपाउंड्स जो है हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसलिए जो ये यूनिक एबिलिटी है कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाने की, जिसकी वजह से मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स नेचर में बनते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स तो बना लेता है, पर उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है वो मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। नेचर में जो भी वो बॉन्ड्स बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द कार्बन एटम के साइज की वजह से। क्योंकि कार्बन एटम का साइज जो है वो स्मॉल होता है, तो ये स्मॉल साइज की वजह से कार्बन एटम कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से होल्ड ऑन करके रख सकता है एक साथ। तो इस वजह से कार्बन एटम जो है वो अदर स्मॉल एटम साइज वाले जो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या आपके जो भी ऑक्सीजन, इसके साथ मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स बना पाता है जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड से। मीन्स इसका हम एग्जांपल देके समझ लेते हैं कि कार्बन एटम जो भी होंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे एक सिंगल बॉन्ड के साथ। तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल हो जाता है इथेन, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, C2H6 जिसे हम कहते हैं। C2H6 में जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए C2H6 इथेन को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब इसी में दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स से डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट इस तरीके से होते हैं कि
उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इसका हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल है C2H4, जिसको हम इथीन भी कहते हैं। इसमें जो दो कार्बन एटम्स हैं वो दो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है C2HO4 में, जिसको हम इथीन भी कहते हैं। इसलिए इसको जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसमें जो दो कार्बन एटम्स हैं वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, लिंक्ड है डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए इसे जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एक और एग्जांपल हो सकता है जो कि है C2H2, जिसमें कार्बन एटम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। जैसे कि मैंने पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है कार्बन एटम। तो C2H2 ये भी एक एग्जांपल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, और इसको हम इथाइन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम C2H2 को इथाइन क्यों कहते हैं और C2H4 को इथीन क्यों कहते हैं, और C2H6 को हम इथेन क्यों कहते हैं। तो ये अब मैं आपको ये इथेन या इसको इथेन क्यों कहते हैं, इसको इथीन क्यों कहते हैं और इसको इथाइन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट पढ़ाऊँगा नॉमेनक्लेचर में। जब हम कार्बन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको ऐसे क्यों कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो कि एक बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनते हैं, जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेडली जो है वो लिंक्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है, वैसे कंपाउंड्स का हमसे अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को कोई नेम देना। तो नेम देने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगा, उसी को जानने के बाद हम जो है नेमिंग देना सीख, बेसिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जो है नेमिंग, कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम नाम देना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले रूल होता है कि जो एक कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम से बना हुआ जो कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसको हम कहते हैं मिथ, मतलब वन कार्बन को हम कहते हैं मिथ, और दो कार्बन को हम कहते हैं इथ। इसी तरीके से 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्स। और जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके पीछे एक सफिक्स लग जाता है। सफिक्स का मतलब होता है वो वर्ड जो कि उसके नाम के पीछे लग जाता है। तो सफिक्स, तो उसके पीछे एक सफिक्स लग जाता है जिसे कहते हैं एन। मतलब कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उसके नाम के पीछे तो उसके नाम के पीछे जो है एन लगेगा। सो इसी तरीके से एक कार्बन का जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनता है, उसका फॉर्मूला वैसे CH4 होता है, उसको हम कह देंगे मीथेन। देखा मैंने, एक कार्बन को हम कहते हैं मिथ और पीछे प्रीफिक्स
एन लगाना ज़रूरी है तो मैंने वो लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मीथेन। 2 कार्बन को हम कहते हैं इथ, इसके पीछे हमें एन लगाना है तो ये बन जाएगा ईथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। यही मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। तो C2H6 को हम इथेन इसलिए ही कहते हैं। और 3 कार्बन के कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड को हम कहेंगे प्रोपेन, जिसको हम C3H8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसी 4 कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड को हम कह देंगे ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन। और जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के पीछे एक सफिक्स लग जाता है जिसे कहते हैं ईन, ENE। तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो डबल बॉन्ड वाला होगा उसके नाम के पीछे ENE, ईन जरूर लगता है। अब इसमें 1 कार्बन वाला कंपाउंड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 2 कार्बन एटम, मिनिमम 2 कार्बन एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें नेमिंग हम जो है दो कार्बन एटम से ही शुरू करते हैं। तो 2 कार्बन एटम वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है उसको हम कहेंगे इथीन, 3 कार्बन वाले को हम कहेंगे प्रोपीन, 4 कार्बन वाले को हम कहेंगे ब्यूटीन, 5 कार्बन वाले को पेंटीन, 6 कार्बन वाले को हेक्सीन। सिमिलरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, उसमें सफिक्स लग जाता है आइन, YNE। तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसके नाम के पीछे YNE, आइन जरूर लगता है। कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली करी है। तो 2 कार्बन एटम्स वाले का नाम हो जाएगा इथाइन, 3 कार्बन एटम वाले का नाम हो जाएगा प्रोपाइन, 4 कार्बन एटम वाले का नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, 5 कार्बन एटम वाले का हो जाएगा पेंटाइन, 6 कार्बन एटम वाले का नाम हो जाएगा हेक्साइन। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कि जब कार्बन एटम किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो उसका नोमेनक्लेचर या उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं अल्कोहल। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फोर्थ हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को हम OH के उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी कार्बन एटम के साथ अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है, मतलब अगर 2 कार्बन एटम के साथ एक OH ग्रुप लास्ट में उसके अगर जॉइन हो जाता है, उसके साथ 2 कार्बन एटम के साथ अगर एक OH ग्रुप जॉइन हो जाता है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि OH ग्रुप जॉइन हो गया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और ये एक एल्कोहल बन गया है। अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें 2 कार्बन एटम है तो इथ, और लास्ट में हम इसके सफिक्स लगाते हैं ऑल, तो इथ नॉल इसका नाम हो जाएगा। और सिमिलरली एल्डिहाइड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी चाहे वैसे आप लिख सकते हो, इन दोनों मतलब इस दोनों तरीकों में से। और उसका सफिक्स
जो होता है, अब इसमें कार्बन एटम्स के साथ एल्डिहाइड ग्रुप CHO अगर लगा है तो इससे हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये CHO लगा है, तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो अब हम आसानी से इसको नेमिंग दे सकते हैं। इसका सफिक्स होता है Al। अब इसमें 3 कार्बन एटम है, 1, 2 और ये तीसरा, ये जो CHO जो एल्डिहाइड है उसमें भी ऑलरेडी जो CHO होता है उसमें एक कार्बन एटम उसके फंक्शनल ग्रुप का ही होता है। तो ये टोटल 3 कार्बन एटम हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन एटम को हम कहते हैं प्रोप, और लास्ट में हमने सफिक्स लगा दिया इसका Al, तो ये हो गया प्रोपेनेल। अब इसमें कार्बन एटम के साथ ये कार्बन एटम के साथ ये कीटोनिक ग्रुप लगा है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमेशा सेंटर में आएगा। तो अगर सेंटर में ये कीटोनिक ग्रुप इसके साथ जॉइंट है तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो अब हम आसानी से इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम आसानी से इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 3 कार्बन एटम हो गए। तो ये 3 कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं, प्रोप, और इसका सफिक्स जो है उसे हम कहते हैं ऑन। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन। इसका टोटल का नाम हो गया प्रोपेनॉन। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब कार्बन एटम के साथ इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब COOH ग्रुप जब इसके साथ अटैच होगा जब COOH ग्रुप कार्बन एटम के साथ अटैच होगा तो इसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन एटम्स के साथ जॉइंड है। तो अब हमने जब इसे आसानी से जब आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम इसकी नेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अब कितने कार्बन एटम हो गए, 1, 2, 3। तो 3 कार्बन एटम हम उसको क्या कहते हैं, प्रोप, और सफिक्स इसका क्या है, ओइक। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें पहली रिएक्शन है कंबशन। तो कंबशन क्या होता है, कंबशन बेसिकली होता है बर्निंग ऑफ कार्बन। कंबशन, कार्बन के केस में कंबशन रिएक्शन क्या होती है, बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल कोल ले लो। तो कोल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, प्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली इसमें कार्बन जो है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है।
कंबशन के केस में एक और चीज़ होती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो मैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड पहले पढ़ा चुका हूँ, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर वो जो है ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ब्लू फ्लेम या इसको क्लीन फ्लेम भी आप कह सकते हो। इसका मतलब ब्लू फ्लेम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कंबशन हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या है कि यहाँ पे येलो फ्लेम बनेगी प्लस काफ़ी सारा स्मोक जो है वो क्रिएट होता है। ये स्मोक जो है इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो कम्प्लीटली कंबस्टिबल नहीं है, तो उसका आंसर होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल आता है आपका कोल, वुड वुड नहीं, कोल, कोक, ये सब। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाता है आपका एलपीजी गैस, क्योंकि एलपीजी गैस के अंदर जो होते हैं वो ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। और ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ाया था आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसको हम एल्केन भी कहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब सेकंड रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कार्बन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। तो एक कार्बन कंपाउंड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल। हम इथेनॉल ले लेते हैं। इथेनॉल को हम एल्कलीन, KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वो जो है एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें KMnO4 जो है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए KMnO4 को जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करना। तो ऑक्सीजन जैसी इसमें अल्कोहल में ऐड होगी, मतलब इथेनॉल में ऐड होगी, तो ये एसिटिक एसिड बना देगा। मतलब ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में जो है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की।
तो इसको मैं अब आपको रिएक्शन लिख के समझाता हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल दिस, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें निकेल या पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है, और यहाँ पे जो है जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। और ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और इस रिएक्शन को जो है यूज़ किया जाता है हाइड्रोजिनेशन करने के लिए ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो आपका डालडा आता है, घरों में जो डालडा यूज़ होता है वो एक वेजिटेबल ऑयल होता है। फोर्थ रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, ये जो है बहुत सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वैसे तो इनर्ट टाइप होते हैं, मतलब बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, पर सनलाइट की प्रेजेंस में ये हीट करने पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना देते हैं। और ये रिएक्शन जो है फर्दर आपकी चलती रह सकती है कि मतलब क्लोरीन जो है फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है अगर इसको दोबारा से फर्दर रिएक्ट करेंगे तो ये फर्दर रिएक्ट करके यहाँ पे जो है सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए इसको जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो काफ़ी होमोलोगस होती है हाइड्रोजन के, क्योंकि क्लोरीन के भी लास्ट ऑक्टेट, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होती है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और स्टेबल कन्फिग्रेशन को पाने के लिए। और हाइड्रोजन भी जैसे आपको पता है कि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से या तो लूज़ भी कर सकता है या तो गेन भी कर सकता है। तो इस वजह से जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है काफ़ी होमोलोगस होते हैं, मतलब एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इसलिए क्लोरीन जो है इसमें आसानी से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इथेनॉल। अब हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो इथेनॉल जो है उसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, जो मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। और इथेनॉल जो होता है वो उसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप होता है इसमें OH, ये मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। तो इसको कॉमनली जो है अल्कोहल भी कहा जाता है इथेनॉल को। और इथेनॉल जो है वो एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। और काफ़ी मेडिसिन्स में भी ये एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कफ सिरप्स हो गई। आप जैसे कफ सिरप बाय करते हो तो उसमें जो है अल्कोहल की वॉल्यूम थोड़ी प्रेजेंट होती है, उसमें अल्कोहल जो है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट कफ सिरप्स में यूज़ किया जाता है। अब हम इथेनॉल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में इथेनॉल की 2 रिएक्शंस हैं, उनमें से फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है।
और यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड की भी फॉर्मेशन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है। अब हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे। सेकेंड रिएक्शन में इथेनॉल जो है C2H5OH, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो है एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर देगा, जिसको हम इथीन भी कह सकते हैं, जिसको हम इथीन कहेंगे, जो मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर देगा प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो ये किस तरीके से इसने बनाया, यहाँ पे C2H5OH है, जैसे इथेनॉल है। तो H2SO4 को जैसे ही मैंने इसके साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 को जैसे ही मैंने इसके साथ मिक्स किया, इसने यहाँ से H2O जो है वो रिमूव कर दिया H2SO4 ने। और यहाँ पे जो है अब सिंपल है कि यहाँ पे अब इसके पास भी CH2 दो हाइड्रोजन बच गए और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन बच गए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। H2SO4 ने यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, तो इसलिए H2SO कंसनट्रेटेड H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल में डाला तो इसने यहाँ से इथेनॉल से एक H2O रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ बन गया। तो इसलिए H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से H2O रिमूव कर देता है इथेनॉल से। तो इस रिएक्शन में ये होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथेनॉल से जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने बना दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के। तो इस रिएक्शन में ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉइक एसिड। हम इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉइक एसिड को जो है एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और ये इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। COOH इसमें लगा हुआ है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक एसिड होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है 290 K। और इसलिए जो है ये सर्दियों में जो है फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको कॉमनली जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इथेनॉइक एसिड को। और 5 to 8% एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में मिला दें, वाटर में ऐड कर दें, तो वो बन जाता है विनेगर, जो कि आपने कॉमनली घर में यूज़ किया होगा, जिसको हिंदी में सिरका भी कहते हैं। तो इस तरीके से विनेगर बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो है कि हम एसिटिक एसिड और इथेनॉल, हम इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड कह लो, उसको हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट। मतलब एसिड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल या एजेंट कह लें जो कि आपकी रिएक्शन को जो है फास्ट अकर कराता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। विदाउट चेंजिंग दी अमाउंट प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, तो जो आपकी रिएक्शन को फास्ट करा देगा उसको हम कैटलिस्ट कहेंगे। तो इसमें हम एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इथेनॉइक एसिड को जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो वो जो है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ईस्टर। ईस्टर जो है स्वीट्स स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं परफ्यूम बनाने में,
एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं ईस्टर्स जो होते हैं। और इस रिएक्शन में जिसमें जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करा के ईस्टर बनाया जाता है, इस रिएक्शन को ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल बनाता है प्लस सोडियम सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये जो सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये जो है यूज़ होती है इन द मेकिंग ऑफ सोप। ये सोप बनाने में जो है वो यूज़ होती है। इसलिए इस रिएक्शन को जो है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज़ होता है सोप बनाने में। अब हम पढ़ेंगे कि इथेनॉइक एसिड जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। तो इथेनॉइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है दोनों केसेस में, जिसको हम कॉमनली सोडियम एसीटेट कह देते हैं। प्लस दोनों ही केस में H2O और CO2 जो है वो भी प्रोडक्ट बनता है, वो भी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये आपकी लास्ट रिएक्शन है इथेनॉइक एसिड की। अब लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि सोप एंड डिटर्जेंट जो है कैसे वर्क करते हैं, मतलब वो कैसे जो हमारे डर्टी क्लोथ्स होते हैं उसको किस तरीके से वॉश करते हैं, किस तरीके से डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने में हेल्प करते हैं। तो वो मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे कि सोप्स और डिटर्जेंट का मैकेनिज़्म क्या होता है किसी भी डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने का। तो सबसे पहले जो है हम सोप मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। सोप मॉलिक्यूल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है शेप में, और उसके दो एंड होते हैं। उसका जो पहला हेड होता है वो जो है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड मतलब विच इज़ अट्रैक्टेड टू वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, तो मतलब वाटर की तरफ ये वाला एंड जो है वो अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। और इस वाले एंड को जो टेल पार्ट है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागता है, मतलब दूर जाता है। तो ये वाला एंड जो है वो वाटर के अगेंस्ट होता है, तो ये वाटर से दूर होता है ये वाला एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। अब सोप या डिटर्जेंट किस तरीके से वर्क करता है, तो जो डर्ट होती है कोई भी किसी भी क्लोथ या उस पे, तो डर्ट जो है वो मोस्टली ऑयल की फॉर्म में ही होती है। तो इसलिए मैंने ये डर्ट को जो है एक ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है, मतलब या डर्ट मान लो, डर्ट या ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में है किसी भी क्लोथ पे, तो जैसे ही हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करेंगे तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से उस ऑयल ड्रॉपलेट को इस तरीके से उसको घेर लेंगे चारों तरफ से। और जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था कि सोप मॉलिक्यूल का ये वाला एंड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, और ये वाला एंड जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये वाला एंड जो है टेल पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये जो है ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ फेस करेगा। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वो ये वाटर से जो है एक तरह से डरता है, वाटर के अगेंस्ट जाता है, मतलब ये वाटर के अपोजिट साइड में होगा। तो इसलिए ये जो है ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ ये फेस करेगा आपका टेल एंड वाला पार्ट। और जो आपका हेड वाला पार्ट है वो वाटर की तरफ फेस करेगा क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक एंड है।
और इसके चारों तरफ जो है वाटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम सोप के साथ वाटर भी अप्लाई करते हैं क्लोथ्स के ऊपर। तो इस तरीके से ये एक एक मैकेनिज़्म फॉर्म हो जाएगा। और जो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है सोप मॉलिक्यूल ने, जो आपके ऑयल ड्रॉपलेट को चारों तरफ से घेर लिया है, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इस ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, इसको हम कहेंगे मिसेल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो चुका है, और ये सोप मॉलिक्यूल्स ने इस ऑयल ड्रॉपलेट को इस तरीके से एंट्रैप कर लिया है। अब इसमें हम जैसे ही ये स्ट्रक्चर पे हम जैसे ही फर्दर वाटर डालेंगे, क्योंकि हम जब किसी भी क्लॉथ को वॉश करते हैं तो हम उसमें पहले सोप लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर और वाटर ऐड ऑन करते हैं और वाटर उस पर लगाते हैं। तो जैसे ही हम इस पर और वाटर डालेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है मिसेल, इसमें सोप मॉलिक्यूल ने इस ऑयल ड्रॉपलेट को एक तरह से एंट्रैप कर लिया है। तो जैसे ही हम फर्दर वाटर इसमें डालेंगे, तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है ये वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगा, और ये अपने साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट को भी वॉश आउट कर देगा, उस क्लोथ्स में से वॉश आउट कर देगा ऑयल और डर्ट को उन क्लोथ्स में से। तो इस तरीके से जो है सोप और डिटर्जेंट वर्क करते हैं, और हमारे क्लोथ्स को जो है वो क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से हमें जो है क्लीन क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो ये जो है मैकेनिज़्म होता है सोप और डिटर्जेंट के वर्क करने का। तो ये आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।